Hello students, in the previous lecture we have studied about the section of muscle and covered muscle, fascicles and muscle fiber. Muscles की कवरिंग क्या कहलाती है? एपिमाइसियम. जो आपका फेसिकल है, फेसिकल कहाँ पर? मसल्स में जो बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो फेसिकल्स कहलाते हैं और उन जो फेसिकल्स की कवरिंग है दैट इज पेरीमाइसियम. और उन फेसिकल्स में आपके मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं. मसल फाइबर्स में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स. तो मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर बेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा? हमने लाइट बैंड देखा, हमने डार्क बैंड देखा और उसी के साथ एक और टर्म पढ़ी दैट इज सेक्रोमियर. तो सेक्रोमियर क्या है? सेक्रोमियर है एक मसल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कहाँ पे बन रही है? आपके जो दो जेड लाइंस हैं, क्या है? दो जेड लाइंस हैं, उनके बीच में बन रही है. जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट है? आंसर दो फटाफट. कहाँ है? आपके आइसोट्रोपिक बैंड्स के जो मिडल लाइन है, ये क्या कहलाती है बेटा? ये जेड लाइन. मायोसिन की मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड्स की जो मिडल लाइन है दैट इज एम लाइन. तो इन दो जेड लाइंस के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? सेक्रोमियर, जो बेसिकली पार्टिसिपेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पार्ट है, एक्टिन का पार्ट जो मायोसिन पे ओवरलैप हो रहा है, हमने उसको बोल दिया ओ बैंड. मायोसिन का वो पार्ट जो ओवरलैप नहीं हो रहा है, हमने उसको कह दिया एच जोन, और ये हो गया आपका ओ बैंड. फिर हमने देखा कि जो लाइट बैंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिन होगा, और जो डार्क बैंड बन रहा है, ठीक है, डार्क बैंड या जो एन आइसोट्रोपिक बैंड है, उसमें ये जो ओ बैंड दैट इज द मोर डार्क एरिया, फिर आपका हो गया एच जोन, और फिर हो गया ओ बैंड. तो मोर डार्क, लेस डार्क एंड मोर डार्क, ये क्या बना रहे हैं? आपका एन आइसोट्रोपिक बैंड. क्या बना रहे हैं? एन आइसोट्रोपिक बैंड. इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि हम बात करते हैं सेक्रोमियर की, तो कई बार पूछ लेता है कि कितने आइसोट्रोपिक और कितने एन आइसोट्रोपिक बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. तो देखिए हाफ, ये देखिए ये हाफ क्या है? ये हाफ है आइसोट्रोपिक बैंड, ये पूरा एन आइसोट्रोपिक बैंड, एंड ये भी क्या है? आपका हाफ आइसोट्रोपिक बैंड. ये सब मिलके आपके सेक्रोमियर की फॉर्मेशन करते हैं, या ये सारी चीज़ें सेक्रोमियर में आती हैं. फिर हमने देखा कि ये जो एक्टिन और मायोसिन है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. किसका स्ट्रक्चर? एक्टिन का और मायोसिन का. क्या कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. क्या बोलेंगे इनको? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो देखो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, हम इनमें एक्टिन और मायोसिन को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में हम कुछ और प्रोटीन्स को भी पढ़ते हैं, जैसे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और जेड लाइन. जेड लाइन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई है. तो ये आपका जो एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिन और मायोसिन, इन्हें हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हैं फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स. इसी के साथ में कुछ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं. ये ध्यान रखना, एक्टिन और मायोसिन क्या हो गया? फोर्स जनरेट, क्योंकि ये क्या करेंगे? आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे. एक्टिन जो है वो इस मायोसिन के ऊपर से क्या करेगा? मूव करेगा, स्लाइड करेगा. एक्टिन मूव करेगा, मायोसिन अपनी जगह से नहीं हिलेगा. मायोसिन यहीं पे है, एक्टिन की मूवमेंट होगी, इट विल स्लाइड ओवर द मायोसिन. तो ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स हो गए. सेकेंड जो है आपका ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन.
बेटा इन्हें हम कहते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग प्रोटीन्स। और एक आता है आपका थर्ड, दैट इज जेड लाइन, जो कहलाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो कहलाते हैं फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कहलाते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन्स, और आपका जेड लाइन जो है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिन का। ये पॉलीमर्स हैं, चाहे वो एक्टिन है या मायोसिन है, क्या है? ये पॉलीमर्स हैं, मतलब इनमें बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स भी होंगी। तो अगर मैं बात करूं एक्टिन की, दैट इज थिन फिलामेंट। क्या है ये? थिन फिलामेंट, जो क्या बनाता है आपका लाइट बैंड, आई बैंड। बेटे ये बना हुआ है ग्लोबुलर प्रोटीन से, ठीक है? किससे? जी प्रोटीन या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर जी एक्टिन, है तो प्रोटीन ही, ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम जी एक्टिन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, ये एक जी एक्टिन है, तो ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन्स हो गए। ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन होगी और ये बना देते हैं एफ एक्टिन। इनकी पॉलीमराइजेशन के बाद क्या बन जाता है? इनकी पॉलीमराइजेशन के बाद बन जाता है एफ एक्टिन। तो अगर रिपीटिंग यूनिट पूछ ले एक्टिन की या मोनोमर पूछ ले तो आप जी एक्टिन बोलोगे। जी एक्टिन की पॉलीमराइजेशन होगी, एफ एक्टिन बनेंगे। ऐसे दो एफ एक्टिन एक एक्टिन की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे जो दो एफ एक्टिन जो हैं वो क्या बनाते हैं? आपका एक एक्टिन बनाते हैं। तो देखो ये बन गया एक्टिन, दिस इज योर वन एक्टिन। इतना समझ में आया? क्या पढ़ा हमने कि ग्लोबुलर एक्टिन है, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, इससे बन जाएगा एफ एक्टिन, और जो दो एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन क्या बना लेते हैं? एक एक्टिन की फॉर्मेशन करते हैं। चलो बताओ मुझे, ये जो एक एक्टिन है वो कितने मायोसिन से सराउंडेड रहता है और एक मायोसिन कितने एक्टिन से सराउंडेड रहता है? इसका जवाब दो मुझे। इतने हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज मायोसिन। एक्टिन जो है, ठीक है, बन गया जी एक्टिन से, मतलब ये क्या है? एक पॉलीमर है। तो वैसे ही मायोसिन भी पॉलीमर है। किसका? तो इसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होगा मीरोमायोसिन। क्या होगा? मीरोमायोसिन। और ऐसे 300 मीरोमायोसिन आपस में मिलके एक मायोसिन बनाते हैं, ठीक है? 300 मीरोमायोसिन्स की पॉलीमराइजेशन होगी और ये एक मायोसिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखें। चलिए, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें एक हेड होगा, टेल होगी और आर्म, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये हो जाएगा एटीपी बाइंडिंग साइट। ऐसा ही एक और मीरोमायोसिन भी होगा इसी के साथ। ये this is your actin binding site and this is your ATP binding site, ठीक है? तो ये है बेटा एक स्ट्रक्चर किसका? ये स्ट्रक्चर है मीरोमायोसिन का। किसका स्ट्रक्चर है? मीरोमायोसिन का, ठीक है? इसको क्या कहेंगे हम? ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब ये वो पार्ट है जो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा।
ये हो गया, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो एटीपीज एंजाइम बाइंड करता है। इतना जो पार्ट है टेल पार्ट, इसको हम कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है इसको लाइट मीरोमाइसिन, LMM, लाइट मीरोमाइसिन टेल पार्ट को, ठीक है। उसके बाद ये इतना जो पोर्शन है यहां तक का, ये बेटे इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर हेड। क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर हेड। ये जो पार्ट है ये कहलाता है, ठीक है, शॉर्ट आर्म और क्रॉस आर्म। इसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे कितने ग्लोबुलर हेड हैं? 2। कितनी शॉर्ट आर्म हैं? 2। कितनी टेल हैं? 2। तो हम कहेंगे कि एक जो मीरोमायोसिन है उसमें कितनी पॉलीमराइजेशन होती है, मतलब इसमें कितने पॉलीमर्स होते हैं? तो टोटल पॉलीमर्स होते हैं 6। कितने पॉलीमर्स होते हैं? 6 पॉलीमर्स की चेन होती है, ठीक है। 6 पॉलीमर्स की चेन होती है। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रॉस ब्रिज में कितने पॉलीमर्स होते हैं, तो 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो क्रॉस ब्रिज में 4 पॉलीमर्स। इनको आप हैवी मीरोमायोसिन HMM के नाम से भी जानते हैं, और टेल जो है वो कहलाती है लाइट मीरोमायोसिन। तो ये क्या है? आपके फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। अब एनसीईआरटी में तुमने एक्टिन के साथ 2 प्रोटीन्स और देखे हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो एक बार ये लिख लो फटाफट। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और फिर हम बनाएंगे क्या? एक्टिन के ऊपर जो आपका ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है, और उनका काम क्या है ये देखते हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है उसके बाहर एक भी MCQ नहीं बनेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर एक्टिन और मायोसिन से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर एक भी MCQ नहीं पूछेगा और नहीं बनेगा। एनसीईआरटी में इतना ही है, ठीक है, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज रेगुलेशन या रेगुलेटिंग प्रोटीन। जिसमें आता है आपका ट्रोपोमायोसिन। ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसका काम क्या है? ये एक्टिन को रोकेगा। ये क्या करेगा? एक्टिन को रोकेगा कि वो मायोसिन के साथ बाइंडिंग ना कर सके, इंटरेक्ट ना कर सके, ठीक है। इसका अगर मैं फंक्शन लिखूं तो ये क्या करता है? ये स्टॉप करता है, ये रोकता है, ये प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? ये इंटरेक्शन को प्रिवेंट करता है। किसकी इंटरेक्शन को प्रिवेंट करता है? एक्टिन की इंटरेक्शन, एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये जैसे आपका एक्टिन है, ठीक है, ये छोटे छोटे जी प्रोटीन से, जी एक्टिन से बना हुआ है। टोटली एक F एक्टिन हो गया, 2 मिलके क्या बना रहे? एक्टिन बना रहे। तो इसके बाहर ऐसे रैप्ड रहता है। जो आपका ट्रोपोमायोसिन जो है वो इस एक्टिन के बाहर ऐसे क्या करता है? रैप्ड रहता है, और इस एक्टिन को इस मायोसिन के साथ, ठीक है, जैसे ये एक्टिन हो गया और ये क्या हो गया आपका, ठीक है, यू बना लो आप। तो ये क्या करेगा? ये इस एक्टिन के बाहर ऐसे रैप रहेगा ताकि इनका आपस में इंटरेक्शन ना हो सके। हम कहेंगे इट इज रैप्ड अराउंड, इट इज रैप्ड अराउंड एक्टिन, ठीक है, एक्टिन के बाहर रैप्ड रहेगा। तो ये 2 F एक्टिन हो गए, ठीक है, ये 2 F एक्टिन हो गए। तो इन्हीं के बाहर ऐसे क्या है? ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो रैप्ड रहता है। ताकि क्यों रैप्ड रहता है? सो दैट ये एक्टिन जो है इस मायोसिन के साथ इंटरेक्ट ना कर सके।
समझ में आया इतना? चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रोपोनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ये जो ट्रोपोनिन है इसका काम क्या है? इसके 3 काम है। क्या है देखेंगे, पहले ये देखते हैं ये है कहाँ पे। ये जो ट्रोपोनिन है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ रेगुलर इंटरवल्स पे, कैसे बेटा? रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब थोड़ी जगह छोड़ के ये ट्रोपोमायोसिन के साथ ऐसे अटैच रहता है। ठीक है, जैसे ये एक एक्टिन हो गया, इसके ऊपर क्या है आपका ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है और इसी ट्रोपोमायोसिन के साथ आपका ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया और ये ट्रोपोनिन हो गया। समझे? ये एक्टिन है, इस एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं कहीं थोड़ी जगह छोड़ के ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। काम क्या करता है? ये काम करता है जो ट्रोपोमायोसिन करता है, मतलब एक्टिन और मायोसिन को, उनकी जो इंटरेक्शन है उसको रोकेगा। लेकिन कैसे? ये जो ट्रोपोनिन है ये मास्किंग करता है। मास्किंग मतलब कवर करता है। किसको कवर करेगा? ये इस एक्टिन को कवर करेगा। ठीक है, ये एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट होगी जो कि किसके साथ, मायोसिन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उसको ये ऐसे रैप करके, मास्क करके, कवर करके रखेगा ताकि ये भाई मायोसिन के साथ इंटरेक्ट ना कर पाए। तो 3 तरह के ट्रोपोनिन होते हैं। देखो, एक वो यूनिट, सब यूनिट ट्रोपोनिन की, ठीक है, एक वो सब यूनिट ट्रोपोनिन की जो किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई है, टीपीटी। ठीक है, जो किसके साथ जुड़ी हुई है, ट्रोपोनिन की वो सब यूनिट जो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई है। एक मैंने कहा कि जो क्या करती है, मास्क करती है, मास्किंग करती है एक्टिन की बाइंडिंग साइट को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन इनहिबिटर, टीपीआई। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रोपोनिन की वो कौन सी यूनिट है जो मास्किंग करती है, तो वो हो जाएगी टीपीआई। तो ये होगी, देखो ये वाली जो हम बना देते हैं, इसको बना देते हैं हम टीपीटी। ये बना लेते हैं यहाँ पे कि जैसे ये ना एक यूनिट ऐसे हो जाएगी जो इसको कवर करके रखेगी, टीपीआई। देखो ये इसको ऐसे मास्क करके रख रही है। इसी की एक और थर्ड जो सब यूनिट हम यूं इस तरीके से बना लेते हैं, टीपीसी। टीपीसी ये क्या करती है, ये कैल्शियम्स के साथ बाइंड करती है। क्यों? क्योंकि ये अगर जब कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी तभी जो एक्टिन की जो साइट है मायोसिन के साथ जुड़ने वाली वो हटेगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो तीसरी हो जाएगी टीपीसी जो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, समझ में आया इतना? तो हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें एक्टिन के बारे में देखा, उसका मोनोमर क्या है वो हमने पढ़ा, मायोसिन पढ़ा, फिर हमने ये जो आपके रेगुलेशन प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इनके बारे में पढ़ा, कहाँ प्रेजेंट है, इसकी तीनों सब यूनिट्स, टीपीआई का फंक्शन, टीपीटी का फंक्शन, टीपीसी का फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे जो ये टीपीसी है वो कैल्शियम के साथ जुड़ेगी। देखो इतना अगर समझ में आ गया कि भाई कौन सा पार्ट कैल्शियम के साथ जुड़ रहा है, इस एक्टिन को मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए कौन रोक रहा है, तो हमें जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है या फिर मसल की मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, उसको समझने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बेसिक हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।